अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक आज अहम और गैर मामूली सियासी सरगर्मी देखने में आई है और आज ही इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि 17 दिसंबर यानी हफ्ते को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर देंगे। आज उन्होंने पीटीआई की सीनियर क़यादत के इजलास की सदारत की और इस इजलास के बाद इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि वो 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक के पावर शो में सूबाई असेंबलियां तहलील करने की तारीख दे देंगे, जिसके बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। मैंने अपनी सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा, जब हम दो असेंबली, पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें। इमरान खान के इस बयान के बाद राय से तफसीलात भी आई हैं कि इमरान खान 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई की सीनियर क़यादत 23 मार्च से पहले इंतखाबात चाहती है। जबकि ज़राए से यह खबर सामने आई है कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की असेंबलियां तहलील करने के मुतवक्के ऐलान के बाद हुकूमत की तरफ से हिकमत अमली बनाई जाएगी और तमाम इत्तेहादियों से मिलकर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई जाएगी। यानी हुकूमत अब भी इमरान खान की तरफ से बाकायदा ऐलान की मुंतज़िर है, जिसके बाद वो अपनी हिकमत अमली तैयार करेगी। और दूसरी तरफ आज इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे, मैं चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। ये तासुर दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि इस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। तो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीर में न्यूट्रल रहने का मुतालबा करने के थोड़ी देर बाद ही इसी तकरीर में इमरान खान अपनी बात भूल गए और इस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया और खुदा का वास्ता देकर कहा कि इलेक्शन कराएं। मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जनरल बाजवा की क़यादत में फौज के न्यूट्रल होने पर ना सिर्फ बयानियां बनाते रहे बल्कि कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाजत ही नहीं दी है। आज कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल होगी तो उसका वक़ार बुलंद होगा। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले इमरान खान जनरल बाजवा की यह कहकर तारीफें करते थे कि वो तारीख के सबसे न्यूट्रल और जमहूरी आर्मी चीफ। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के पार्टी अरकान अब उनके बदलते बयानिए का दिफा नहीं कर पा रहे हैं।
न्यूट्रल का सवाल पूछने पर नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस न्यूट्रल वाली बहस से आगे बढ़ चुके हैं। इमरान खान और उनके पार्टी अरकान के तजादात से भरे बयानात अपनी जगह, मगर सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। हफ्ते के दिन सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दी जाएगी और उससे पहले ही मुलाकातों और मुशावरतों में तेज़ी आ गई है। आज वफाकी वज़ीर एयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अब सदर आरिफ अलवी वो शख्सियत हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत को लीड कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए जमा पाक भी पहुंचे। साथ ही इमरान खान की आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे मोनी इस्लाही से भी मुलाकात हुई है। यानी इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है, फैसले हो रहे हैं। हुकूमत अब क्या करेगी? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, क्या फैसला करेगी अब हुकूमत? आप लोग चैलेंज कर रहे थे उन्हें तोड़े असेंबलियाँ करा देते इंतखाबात, कह दिया उन्होंने 17 को ऐलान कर रहे हैं कि असेंबलियां कब तोड़ी जाएंगी, क्या करेंगे बाप? देखिए, ये बात मैं समझने से कासर हूँ कि भाई तुमने यहाँ जो है वो रावलपिंडी में अपनी गैदरिंग की नाकामी के बाद फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी में तुमने ऐलान कर दिया कि हम असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं। अब तुम फिर दोबारा तारीख मुकर्रर कर रहे हो ऐलान करने की कि जी मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो ऐलान करूँगा। भाई जब आपने फ़ैसला कर लिया है आप असेंबलियाँ तोड़ें, हमने भी फ़ैसला कर लिया है कि जो असेंबली आप तोड़ेंगे उस असेंबली का जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाएगा। जिस असेंबली से आप जितने इस्तीफ़े देंगे उस असेंबली का ज़िमनी इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाएगा। इस बारे में हमें चंद दिन लगे हैं कि हमने इसके प्रॉन एंड कॉन्स को जो है वो देखा है कि दूसरी सूरत क्या हो सकती है, पहली सूरत क्या हो सकती है। तो उसके बाद हम इस नतीजे पे, इस फ़ैसले पे जो है वो बड़े क्लियर हैं कि अगर पंजाब असम्बली या KPK असम्बली या दोनों असम्बलियाँ तोड़ी गई तो उन असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। अगर इन्होंने इस्तीफ़े दिए कौमी असम्बली से या इन असम्बलियों से तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो अब ये जो 17 तारीख का कह रहा है, मुझे तो लगता है कि ये कहीं तारीख जो है वो कोई फरवरी मार्च की ना दे दे। ये हम तो चाहते हैं कि अब जब ये इस बात पे आ गया है तो ये फौरी तौर पे जो है वो असम्बलियाँ तोड़ें, गवर्नमेंट को डिज़ॉल्व करें, अपोजिशन में आएँ, ताकि इन्हें पहली मरतबा जो है वो थोड़ा सा अपोजिशन का भी जायका चखने को मिले। ये अब तक जो है ये हमेशा हुकूमत में ही रहे हैं और मज़े ही उठाते रहे हैं। इनको थोड़ा जो है ना वो अपोजिशन का भी जायका चखना चाहिए। मगर राना साहब, कैसे अपोजिशन में आएंगे? इस वक्त इमरान खान साहब बाई इलेक्शंस भी जीते हैं, महंगाई का तूफान आया हुआ है, आपकी हुकूमत जो वादे करके आई थी वो पूरे नहीं कर पा रही है, वो एक केयरटेकर सेटअप आएगा और उसके बाद क्यों नहीं इमरान खान ही दोबारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे और फिर जब वफाकी इंतखाबात असेंबलियों के होंगे, मरकज़ी असेंबली के, तो वो उन्हीं के तहत हो रहे होंगे। देखें शाहजेब, ये बात कोई जो है वो इल्म गैब का इल्म तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हक़ाइक़, जो चीज़ें आपके सामने होती हैं उससे आप सियासी तौर पे असेसमेंट करते हैं, अपना अंदाज़ा लगाते हैं। मामला ये है कि न्यूट्रल सेटअप होगा और इनको वो तमाम सहूलतें हासिल नहीं होंगी जो इनको 2018 के इलेक्शन में थी, और इनको वो सहूलतें भी हासिल नहीं होंगी जो इनको इस इलेक्शन में हासिल थी। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, और हमें शायद वो एडवर्स पोजीशन जो 2018 के इलेक्शन में थी या ज़िमनी इलेक्शन जो 17 जुलाई को हुए तो हमें जो टिकट देने की मजबूरी थी, ये सारी चीज़ें हमने अपनी वीकनेसेस, अपनी जो है वो अच्छाई बुराई सारी को जो है वो गेज किया है। और उसके बाद हमारा ये ख़्याल है, हमारी उम्मीद है, बल्कि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम अक्सरियत हासिल कर लेंगे। राना साहब, अगर ऐसा होता से बुरे हालात नहीं होंगे। राना साहब, अगर ऐसा होता तो आप फिर जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी असेंबली है, वो भी तहलील करके इलेक्शन में चले जाते। अगर आपको यकीन होता आप पंजाब में जीत जाएंगे या वफाक में भी जीत जाएंगे, आपने क्यों फिर 8 महीने और रुकना था? आप वफाकी असेंबली भी तहलील कर देते अगर आपको यकीन होता। नहीं, वफाकी हुकूमत जो है वो अगर यानी उस वक्त असम्बली तहलील ये कर देते, तहलील हो जाती तो इलेक्शन हो जाते। उस वक्त तो इन्होंने उसको तहलील किया नहीं। अब उसके बाद जो है ये अपने इस्तीफ़े दे के तो जो है वो एक ब्लैक मेलिंग का जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये अब इस्तीफ़े दें, आगे असम्बली में अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाएँ।
असम्बली में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली का वो नहीं होगा, और सिर्फ सूबाई असम्बलियों के जो असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी उनके इलेक्शन होंगे। तो इस सिलसिले में हमने जो अपनी स्ट्रेटजी तरतीब दी है, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इस मौक़िफ़ को आवाम में लेके जाएंगे, हर गली में लेके जाएंगे, लोगों को इनकी 3.5 पौने 4 साल की कारकर्दगी जो है वो लोगों के सामने रखेंगे, इनके यू टर्न्स और इनकी जो है वो इनके बयानात के तजादात सामने रखेंगे। जो इन्होंने करप्शन का जो है वो शोर शराबा किया और ख़ुद जिस किस्म की घटिया करप्शन की, ये लोगों के सामने जो है वो रखेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला PMLN को जो है उसकी इलेक्शन कैंपेन को जो है वो लीड करेंगे। तो हम भरपूर तरीके से जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम पंजाब में जो है वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये इलेक्शन जो है वो हम पंजाब में जीत जाते हैं और पंजाब में अगले 5 साल के लिए हमारी हुकूमत बन जाती है, तो फिर आप समझें कि अक्टूबर के इलेक्शन का रिज़ल्ट भी जो है ना वो इसी के साथ ही जो है वो क्लियर हो जाएगा और वो कोई इलेक्शन जो है वो इतना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। मगर राणा साहब, कारकर्दगी पर इलेक्शन होगा ना कि हुकूमत होने पर। और मसला ये है कि आपने ये उम्मीद की थी कि जी अब जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल था वो हमने बड़ा बर्न किया है, अब हम आवाम को रिलीफ देंगे, मगर रिलीफ के आसार हैं नहीं। IMF और ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है और IMF की किस्त के लिए आपको और सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट का खतरा मौजूद है। तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने अक्टूबर तक और अनपॉपुलर ही होना है, तो आप क्यों नहीं इलेक्शन के लिए जाएंगे अभी, बजाय इसके कि अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे? नहीं शाहजेब, जो पॉलिटिकल कैपिटल हमारा लॉस होना था वो तो हो चुका, अब उसमें हम गेन ही करेंगे और उसके लिए हमारी भी कोई जो है वो स्ट्रेटजी है। और हम एक तो ये है कि हम इस लॉस को जो है ये लोगों को बावर करवाने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे कि ये मुल्क जो है वो जिस हालत में इमरान खान ने छोड़ा था, अगर उस वक्त हम इसको केयर टेकर के सुपुर्द करके चले जाते तो ये मुल्क जो है ये इलेक्शन नहीं, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता। आज भी अगर वफाकी हुकूमत जो है वो केयर टेकर के सुपुर्द कर दें तो शायद 90 दिन जो है वो फिर बड़े भारी हों इस मुल्क के ऊपर। इमरान खान जो है इसका जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, ये बाकायदा तहरीक चला रहा है मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने के लिए। ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारे हरबे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी ले रहा है, वो पाकिस्तान के साथ जो है ये धोखा कर रहा है कि जो मैं समझता हूँ कि कोई दुश्मन भी ना करे। तो ये आदमी जो है ये पता नहीं इसके पीछे मगर राणा साहब वो किस एजेंडे पे गामजन है। ये बाकायदा इस वक्त तहरीक चला रहा है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। राणा साहब, मगर इस वक्त जो बाकायदा तौर पर उनकी कैंपेन है उसमें एक मेथड ये है और वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त आपको NRO 2 दिया था और वो NRO 2 दिया जनरल बाजवा ने। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से वो कह रहे हैं न्यूट्रल रहे, मगर ज़ाहिर फिर उसी तकरीर में वो ये भी कह रहे हैं कि इंतखाबात की राह हमवार करें। एक हर तरफ से एक प्रेशर वो बिल्ड कर रहे हैं। जब तहलील करेंगे असेंबलियाँ और यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट में प्रेशर बिल्ड करेंगे, आपको उम्मीद है ये प्रेशर के कोई नतीजे नहीं निकलेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अब इसका हुकूमत के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। वो इसकी धौंस, वो इसकी ब्लैक मेलिंग, वो इसका कि मैं आ रहा हूँ, मैं आके जो है वो इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं आके जो है वो तबाही कर दूँगा, वरना मैं डेट लेके उठूँगा, वो सारी इसकी धमकियाँ, इसकी ब्लैक मेलिंग जो है, सारा इसका बयानिया वो अब दफन हो चुका है। अब इस तरह से चढ़ाई करके अपने मुतालबात मनवाने का न सिर्फ इसका बयानिया नाकाम हुआ है बल्कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये अब बात जो है ना ये दफन हो गई है कि इस तरह से कोई जो है वो कर सकता है। इस्टेब्लिशमेंट इसके की इस ब्लैक मेलिंग के नतीजे में कतई तौर पे जो है वो इसको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, हर ज़ही शऊर आदमी समझता है कि ये बंदा इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना चाहता है। ये कंपेन कर रहा है बाकायदा, ये बाकायदा इसने तहरीक चलाई हुई है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, और ये प्रोपेगेंडा जो है ये खुद भी कर रहा है, अपने लोगों से भी करवा रहा है, और इस बारे में जो कोशिशें कर रहा है पूरी कौम को जो है वो इस आदमी का इदराक करना चाहिए, इसकी शनाख्त करनी चाहिए और इस फितने को
जो है वो इसका तदारक करना चाहिए। मगर वरना राना ये साहब, फितना इस कौम को, इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। मगर राना साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पहले इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, फिर आज मुलाकात हुई वज़ीर कानून की तारड़ साहब की और अयाज सादिक साहब की, उसमें क्या कोई पेशरफ नहीं हो सकी या क्या हुआ उसमें? नहीं, देखें, उसमें जैसे कहते हैं ना कि 0 + 0 = 0, इसमें जो अपना आरिफ अलवी साहब हैं, वो मस्कीन आदमी जो है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? उसकी क्या हैसियत है? इमरान खान के सामने वो कोई बात कर सकता है? उसकी बात को वो तस्लीम करता है? तो ये तो बस वैसे ही जो है वो उसने डार साहब को बुला लिया और कि जी मुझे जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जो है वो आप ब्रीफ करें। उन्होंने ब्रीफ कर मगर दिया। आज भी तो हुई ना अयाज सादिक साहब की और तारड़ साहब की मुलाकात। तो इस नहीं, उसके कोई मानी नहीं है। बिल्कुल ये अपने एजेंडे पे गामजन है। ये असम्बलियाँ तोड़ने की ये डेट देगा। हम चाहते हैं कि ये डेट ना दे, ये 17 तारीख को असम्बलियाँ तोड़े। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं बिल्कुल। जिस असम्बली को तोड़ेगा, दोनों तोड़ दे, एक तोड़ दे, वहाँ पे इलेक्शन होंगे। और बाकी जो ये कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाना चाहता है वो नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। असल में अंदर की सूरत हाल क्या है, असल बात क्या है, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे अंदर की बात बताने के लिए। एक ब्रेक के बाद क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब क्या अंदर की बात है? खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, मगर तारीख नहीं दे रहे थे, अब 17 तारीख दे दी है। फिर चौधरी शुजात की ज़रदारी साहब से मुलाकात की खबर सामने आई। क्या परवेज़ लाई नहीं माने? क्या मामला हुआ, क्या होने जा रहा है? शाहज़ेब साहब, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ लाई साहब को किसी ने मनाने की कोशिश की है, क्योंकि परवेज़ लाई साहब का तो ज़ामिन ही कोई नहीं है। क्योंकि पहले भी उनको इमरान खान साहब ने अगर वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार बनाया तो इसलिए बनाया था ना कि शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब ने उनके सर पे पंजाब की वज़ारत उज़्मा का ताज रखा था। तो अगर ये शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब उनको वज़ारत आला का उम्मीदवार ना बनाते तो इमरान खान साहब कभी भी उनकी तरफ ना जाते। बहरहाल वो कहते हैं जी कि मुझे जनरल बाजवा ने भेज दिया इमरान खान की तरफ, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं पे कि परवेज़ लाई साहब को किसी ने नून लीग की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी शुजात साहब से एक बात की गई थी, लेकिन चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी परवेज़ लाई साहब की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है कि कल को अगर वो परवेज़ लाई से बात करते हैं और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो दोबारा अपने अल्फाज पे कायम ना रहें तो फिर शुजात साहब जो हैं वो क्या कहेंगे। तो इसलिए परवेज़ लाई साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इमरान खान साहब ही के साथ बैठे रहें। अलबत्ता वो उनके साथ बैठ के अपनी बारगेनिंग पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि अगर आप मुझे असम्बली तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन बराए मेहरबानी बराए करम कुछ हमारी भी बातें जो हैं वो मान लें, और अगर आप मार्च तक असम्बली को बरकरार नहीं रख सकते तो फिर कम से कम ये कर लें कि हमारे पहले 10 MP हैं तो ज़रा वो 15-20 कर दें तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये सिस्टम चलेगा। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब 17 को ऐलान करना है कि वो कब असम्बली तोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले तो वो ये कह चुके हैं कि दिसंबर के अंदर ही हम असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे। और तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं वो बड़े पुरएतमाद हैं कि मार्च इंतखाबात का महीना होगा। तो इमरान खान साहब जो हैं अब अगर दिसंबर के महीने में असम्बली नहीं तोड़ते और आरिफ अलवी साहब उनको कुछ और कह देते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही काफ़ी ख़राब हो गई है, मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए बेहतर है कि अब वो दिसंबर में असम्बली तोड़ने का ऐलान करें और कम से कम मार्च में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब तो वफाकी हुकूमत भी इसके लिए तैयार है। मतलब कुछ अर्सा पहले तक खान साहब कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, आज कहा कि फौज न्यूट्रल ही रहे, फिर 5 मिनट बाद उसी तकरीर में कहा कि खुदा का वास्ता इलेक्शन करा दें। अब हुकूमत कह रही है कि ना हुकूमत दबाव लेगी ना फौज दबाव लेगी, आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो सुबह इलेक्शन होंगे, वफाकी इलेक्शन नहीं होंगे। आपको लगता है कि वाकई दबाव नहीं पड़ेगा इस सब की सूरत में? देखें, अभी तक तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर दिसंबर के महीने में पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ते हैं तो इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शन होगा। और इन 2 सूबों में अगर उनकी हुकूमत आ जाती है दोबारा तो उसके बाद अगर 6 महीने बाद 7 महीने के बाद अक्टूबर में 2023 में
आम इंतखाबात होते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर तो उनको फ़ायदा होगा ना, क्योंकि फिर पंजाब असम्बली पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत होगी, तो वहाँ पे तो निगरान हुकूमत कायम नहीं होगी। निगरान हुकूमत कहाँ कायम होगी? मरकज़ में, सिंध में और बलूचिस्तान में। तो इस लिहाज से भी इमरान खान साहब अगर दिसंबर में 2 सूबों की असम्बली तोड़ते हैं और मार्च में इन 2 सूबों में इलेक्शन होता है, और अगर इमरान खान साहब इन दोनों सूबों में दोबारा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जब भी आम इंतखाबात होंगे तो इमरान खान साहब के ख्याल में उनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से वो कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो वफाकी हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। अगर इमरान खान साहब दोबारा इन 2 सूबों में अपनी हुकूमत बना लेंगे तो अगले इलेक्शन में तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इमरान खान दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आपको लगता है फिर ये हुकूमत इलेक्शन कराएगी? अदालत नहीं जा रही होगी कि जी अभी तो मरदमशुमारी नहीं हुई है, इसलिए एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप हो, इस किस्म की बात नहीं कर रही होगी? देखिए शाहजेब साहब, बहुत से जो हमारे फेडरल मिनिस्टर दोस्त हैं, ये मैं आप किस किस का नाम लूँ, आपके सामने भी कहते रहे, हमारे सामने भी कहते रहे कि जनाब इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने में इतनी संजीदा हैं, इतने मुखलिस हैं, तो 2 सूबों की असम्बली तोड़ें, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ें तो हम कौमी असम्बली तोड़वा देंगे। कहते थे ना ये, मेरे पास तो क्लिप्स हैं, सबूत हैं। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान ने 2 सूबों की असम्बली तोड़ने का ऐलान किया तो परेशान हो गए। पहले तो कुछ फेडरल मिनिस्टरों ने गवर्नर राज की धमकी दी, फिर उन्होंने जब आर्टिकल 234 पढ़ा तो उनको पता चला कि 232 पढ़ा तो उनको पता चला कि नहीं ये तो गवर्नर राज तो लग नहीं सकता। तो फिर अब उन्होंने ये नया मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ठीक है, आप 2 सूबों की असम्बली तोड़ दें तो हम 2 सूबों में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो मरकज़ी इलेक्शन है कौमी असम्बली का और बाकी 2 सूबों की असम्बलियों का, वो तो फिर अगले साल अक्टूबर नवंबर में ही होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के वज़रा हैं, जिस तरह इमरान खान साहब यू टर्न मारते हैं तो ये भी यू टर्न मारते हैं, दोनों में मुझे कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आता। यानी सूरत में फिर मुल्क अदम इस्तेहकामी की तरफ नहीं जाएगा? मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, पहले सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे, फिर अक्टूबर में जाके वफाकी हुकूमत के इलेक्शन हो रहे होंगे। बेहतर नहीं है कि एक साथ इलेक्शन हो, ये हुकूमत करा दे इलेक्शन? नहीं, देखें, ये कोई अनहोना तो नहीं है ना, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्क भारत में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। वहाँ पे जब वहाँ की जो लोकसभा है, जो उनकी नेशनल असम्बली है, जब उसका इलेक्शन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो उनके सूबे हैं जिनको वहाँ पे रियासतें कहा जाता है, तो वहाँ पे भी उसी वक्त इलेक्शन हो। वहाँ पे तो सारा साल इलेक्शन चलता रहता है, कभी किसी रियासत में कभी किसी रियासत में। तो ये कोई पाकिस्तान में आपको शायद पहली दफ़ा लग रहा है ऐसा कि अनयूजुअल है। ये गैर मामूली ज़रूर है, लेकिन ये गैर आइनी नहीं है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाता है और कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो चंद महीने के बाद होता है, तो ये गैर आइनी नहीं है और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई अदम इस्तेहकाम आएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई मिरेकल करे ना शहबाज शरीफ साहब, जब ये फरवरी में मार्च में जब ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी कर रहे थे, तो मैं तो उनको बार बार पूछता था उस वक्त कि आप इमरान खान को हटा देंगे तो इकॉनमी कैसे ठीक करेंगे? तो ये हमें कहते थे हम इकॉनमी ठीक करेंगे और हमारे पास बड़े फार्मूले हैं। तो फार्मूला तो उनका कोई नहीं चला। तो अब इसहाक डार साहब के पास कोई फार्मूला होगा तो वो दिखाएं, कोई मिरेकल करें, और 6-7 महीने हैं उनके पास, कोई इकॉनमी को फिक्स करें। और अगर वो 3-4 महीने में कर देते हैं, कोई मिरेकल कर देते हैं, तो फिर ये जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इलेक्शन होगा तो हो सकता है इसमें भी कोई गैर मुतवक्का रिजल्ट आ जाए और फिर वैसा ही रिजल्ट जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी आ सकता है। तो इलेक्शन अगर होता है पाकिस्तान में, ख्वाह वो 2 सूबों में हो मार्च में और बाकी 2 सूबों में और मरकज़ में हो अक्टूबर में, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इंस्टेबिलिटी आएगी। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक करें और आइन और कानून पर अमल दरामद होता रहे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। अमीर साहब कह रहे थे कि अगर डार साहब कोई करिश्मा दिखा सकते हैं, डार साहब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मिर्ज़ा इस्माइल कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है, ख़तरा मौजूद है। क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ।
पाकिस्तान ने आज तक जब से बना पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, बारिंग जब ईस्ट पाकिस्तान इलाका हुआ था, एक छोटा सा इंश्योरेंस एक अमेरिकन कंपनी का एक डिफ़ॉल्ट हुआ था, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं ज़ाहिर है वो हो रही हैं। आप भी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफ़ॉल्ट का खतरा बरकरार रहेगा। मैं उन लोगों में से हूं जो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती है। ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। पाकिस्तान इज इन जेपडी एंड इट इज इन जेपडी एंड इट हैज गॉन बैक इन जेपडी एज लॉन्ग एज जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ा रहेगा। और IMF को लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना है। इस वक्त इसी हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान मुल्क के मुमकिन डिफ़ॉल्ट करने या ना करने पर इख्तलाफ है, मगर माहिरीन मईशत की भी राय है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी और किस्त का मिलना नागुज़ीर है। इजलास के मुताबिक IMF अहदाफ की तकमील के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम चाहता है। हुकूमत की तरफ से डॉलर की कदर मसनूई तौर पर नीचे रखने की पॉलिसी का इख्तिताम चाहता है। और आज IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने बयान दिया है कि पाकिस्तान से मस्बत बातचीत चल रही है और मुआशी अहदाफ के असर-ए-नौ जायजे पर तबादला ख्याल हुआ है। सैलाब के बाद की सूरत हाल का दोबारा जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी आदाद-ओ-शुमार का दोबारा तयन करना होगा और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। मुआहदे के मुताबिक तवानाई के शोबे में इस्लाहात और अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा और अपनी अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों को मलहूज़ खातिर रखते हुए इकदाम करना होंगे। साथ ही उनका कहना था कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर भी नज़रसानी करना होगी, यानी IMF डॉलर की कदर कंट्रोल रखने पर मुतमईन नहीं है। और हाल ही है कि इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना बनने के बाद 6 अक्टूबर को हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि डॉलर चंद हफ्तों में 200 रुपये से नीचे होगा, मगर डॉलर इंटरबैंक में आज भी 224 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट का रेट 234 रुपये है, मगर आज ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये का मिल रहा था, यानी 234 रुपये का ऑफिशियल रेट और उससे 16 रुपये ऊपर 250 रुपये का असल रेट। और इस तरह डॉलर को मसनूई तौर पर नीचे रखने से मईशत को नुकसान हो रहा है और एक पूरी नई इनफॉर्मल मार्केट पैदा हो गई है, जिससे मुल्क में आने वाली तरसीलात ज़र भी गिर रही हैं। नवंबर के महीने में आने वाली तरसीलात ज़र के जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक नवंबर के महीने में तरसीलात ज़र 2.1 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि अक्टूबर से भी 5% कम है और गुज़िश्ता बरस के नवंबर के महीने के मुकाबले में 14% कम है। और इसमें अहम बात यह है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में 20% की कमी आई है, जो एक बड़े मसले की निशानदही कर रही है, क्योंकि अरब ममालिक के तो मुआशी हालात में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद बेहतरी आई है, तो फिर तरसीलात ज़र में इतनी बड़ी कमी क्यों आई है? क्योंकि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से तो ऑफिशियल चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र में बिलतरतीब 6%, 5% और 8% की ही कमी आई है। और मुआशी सूरत हाल की खराबी का मामला भी इन्हीं ममालिक में है, तो अरब ममालिक से तरसीलात ज़र में इतनी बड़ी यानी 20% की कमी से ये सवाल उठ रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये का होने और ब्लैक मार्केट में 250 का रेट मिलने की वजह से लोग बैंकिंग चैनल के बजाय हुंडी हवाले से पैसे भेज रहे हैं और मुल्क का नुकसान हो रहा है। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर्स हैं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शदीद ज़रूरत है और डिफ़ॉल्ट के खतरात की बातें हो रही हैं। मुआशी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल की एक अलग राय है, डार साहब की एक अलग राय है। आपको लगता है कि अगर IMF को हम नहीं मनाते, वो जो अहदाफ दे रहे हैं वो नहीं पूरे करते, तो डिफ़ॉल्ट का खतरा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात तो काफ़ी हद तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख़राब हो चुके हैं। हमने LCs को कंट्रोल करके अपने दरामदात को कम किए हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेजेस पैदा हो रहे हैं। हमने जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन वो तकरीबन 80% कम कर दी है। बहुत से सर्विसेज की पेमेंट्स हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। आप देखिए IT के, एयरलाइंस वगैरह के, तो इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है और हमारे रिजर्व्स तो 7 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हैं, तकरीबन 1 महीने के दरामदाद के लिए काफ़ी। इस सिचुएशन में ये मैं समझता हूँ कि ख़तरा मौजूद है। अगर बाहर से नया पैसा नहीं आना शुरू हुआ ज़्यादा, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हद से ज़्यादा ख़राब हो सकती है और खुदा न खास्ता दिवालिया की तरफ हम जा सकते हैं।
तो भाई साहब ऐसी सूरत में जो आईएमएफ की डिमांड्स हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब कहते थे जी बड़ा सख्त रवैया आईएमएफ का, फिर मिफ्ता इस्माइल कहते थे बड़ा सख्त रवैया है, अब डार साहब कह रहे हैं बड़ा अनरीजनेबल हो रहा है आईएमएफ, जो हमारी तरफ से माजी में मिस कमिटमेंट्स हुई हैं और जो इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट हमने की है, क्या उसको बुनियाद बनाकर आईएमएफ की डिमांड्स दुरुस्त हैं या आपके ख्याल में वाकई आईएमएफ बहुत सख्ती दिखा रहा है? देखिए, वाज़े तौर पर जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है 9th रिव्यू के प्रोसेस के आगाज में, हमारी हुकूमत के जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर जो उस वक्त के थे, उसमें जो वाज़े तौर पर ऐसे रिफॉर्म्स मेंशन किए हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बाय एंड लार्ज हैं, वो इम्प्लीमेंट करें। यकीनन ये जो इस मरतबा जो 9th 10th रिव्यूज और 11वां रिव्यू जो होने वाले हैं, उसमें जो रिफॉर्म का एजेंडा है और एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, वो शायद हमारे 22 प्रोग्राम्स में सबसे सख्त हैं। फिर उसकी क्या वजह? वजह ये कि हालात हमारे हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमारा तिजारती खसारा पिछले साल 17 अरब डॉलर, हमारा जो आपका बजट का खसारा तकरीबन 8%, पावर सेक्टर तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी को डुबा रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी इस लेवल पे। तो इसलिए पाकिस्तान को सख्त से सख्त इक़दामात लेने हैं और आईएमएफ के साथ जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं, मुझे कहना पड़ता है कि उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है, नॉट ओनली टू सेटिस्फाई आईएमएफ। बस इसमें आप समझते हैं कि 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का मुतालबा कर रहा है आईएमएफ, फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए, टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएं, या फिर बैनुल अक़वामी मार्केट में अगर तेल की कीमतें कम हुई हैं तो उसे पास ऑन ना करे हुकूमत, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दे, सेल्स टैक्स बढ़ा दे, इस तरफ जाए। क्या करे आईएमएफ के इत्मीनान के लिए? मेरे ख्याल से बीच का रास्ता अख्तियार करें। देखिए, मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछले 75 साल में जो मराद हमने अपने अमीर तबके को, जिसे हम एलीट कहते हैं, जिस पर मिफ्ता साहब ने खुद लिखा है पिछले दिनों, उनको जो बेशुमार मराद हमने इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह में दिया हुआ है, वक्त आ गया है तो उनको अब खत्म करने की आप कोशिश करें। अंदाजा यह है कि तकरीबन आप 2,500 अरब के मराद दे रहे हैं, और अगर वक्त मिलेगा किसी वक्त तो मैं आपसे डिटेल में भी बात कर सकता हूं इस पर। तो इस वक्त आपको ये करना चाहिए कि जो आपको मार्जिन मिला है, इसमें पेट्रोल की प्राइस में बाहर से क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $80 पे आ गई है फी बैरल, तो आप ये करें कि कुछ बेनिफिट आप खास तौर पे हाई स्पीड डीजल में पास ऑन करें, इसलिए कि इसके नतीजे में तकरीबन हर चीज की कीमत स्टेबलाइज हो सकती है। दूसरी तरफ आप इनकम टैक्स और कुछ हद तक जो आपके हैवी ड्यूटी आइटम्स हैं, नॉन एसेंशियल, उस पे जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, इस वक्त जो 16% है उसको 20 करें, और जो 20 पे हैं उनको 25 या 30 पे ले जाएं। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं कि एसेंशियल आइटम्स को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोग्रेसिवली आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उठा सकेंगे। यकीनन 800 अरब बहुत ज्यादा है, मगर अगर आपका इंटेंशन मुनासिब होगा तो वक्त आने पर इंशाल्लाह हम बहुत पैसा जनरेट कर पाएंगे by reducing the concessions and reliefs and rebates given to the richest segments of our society. मतलब डॉलर की कदर के हवाले से भी बताइएगा। आईएमएफ का स्टेटमेंट भी आया है कि पाकिस्तान अपनी एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करे, और अब हमें नजर आ रहा है कि इंटरबैंक में 224 का है, ओपन मार्केट में 250 रुपए का है। पैरेलल इनफॉर्मल मार्केट डेवलप हो गई है डॉलर की, और इसके असरात भी हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस गिर रही हैं। और आम बात यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की मईशत तो डॉलर की जो इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वो तो बेहतर ही हुई हैं, मगर उसके बावजूद वहाँ से आने वाली रेमिटेंसेस में 20% की कमी है। हुंडी हवाला हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परवान चढ़ रहा है। आपको लगता है वाकई इस पर नजरसानी करनी चाहिए, कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है? देखिए, आप सऊदी अरेबिया में जो शरह नमू है इस क्वार्टर का तकरीबन 8.8% रहा है, इसलिए कि कीमतें तेल की बहुत ऊंची थी। रेमिटेंसेस की कमी इसलिए नहीं है कि रिसेशन है सऊदी अरेबिया में या यूएई में,
दरअसल बात यह है कि डाइवर्शन यकीनन होता है जब 20 रुपए का फर्क पैदा हो जाए फी डॉलर आपके ऑफिशियल रेट में और हुंडी और हवाला रेट्स में, तो ये लोग डाइवर्ट करेंगे इसलिए कि उनको थोड़ा सा फायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जैसे कहते हैं ना मैनेज्ड फ्लोट जो हम इस वक्त स्टेट बैंक चला रहा है कि हर रोज 5, 10, 12 पैसे कम करते हैं, ये नामुनासिब है। एक बिग मूव करना पड़ेगा तकरीबन 10% का, और ये गैप को नारो करें, इसलिए कि अब कुछ हद तक ये भी वाज़ेह हो रहा है ना सिर्फ रेमिटेंसेस डाइवर्ट हो रहे हैं बट एक्सपोर्ट्स आपके बरामदात में भी डाइवर्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये गैप ख़त्म करें, उससे स्टेबलाइजेशन आएगी मार्केट्स में और इंशाल्लाह हमारा तिजारती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ बेहतर हो सके। मगर इस सिनेरियो में वो महंगाई जो पहले ही अब साल का टारगेट 23% है, उसमें और ज़्यादा इजाफा नहीं होगा अगर रुपया मजीद गिरता है? दरअसल बात यह है कि अगर आपने ये आर्टिफिशियल पॉलिसी मेंटेन की एलसीज वगैरह को रोकने की, तो जो सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट होंगे इवेंचुअली जो रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे जो आपने क्या फर्ज कीजिए, आप मैं एग्जांपल दूं कि इस वक्त आपने जो आर्ट सिल्क रेयन टेक्सटाइल्स वगैरह उनकी इंपोर्ट 25-30% कम कर दी है, दवाइयों की इंपोर्ट कम कर दी है, ऐसे काफी एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट कम कर दी है जो कंजम्पशन में इस्तेमाल होते हैं या एक्सपोर्ट्स में। तो वक्त आने पर जो शॉर्टेजेस क्रिएट होंगे उसके नतीजे में भी तो इन्फ्लेशन होगा। अब आप ये सोचिए कि कॉटन की इंपोर्ट आपने इतनी कम की है अभी तक, तो आगे चलकर आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश ये कि यूज द प्राइस मैकेनिज्म। अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऑप्शन नहीं है, ईदर वे यू हैव हायर इन्फ्लेशन। A more sensible policy from the viewpoint of efficiency is a policy of pricing rather than arbitrarily cutting imports. मतलब यानी इस वक्त हुकूमत के पास, आप कह रहे हैं कि और मुल्क के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फौरी तौर पर IMF की प्रोग्राम की बहाली एक टारगेट होना चाहिए और उसके लिए इकदाम भी करने चाहिए, विंडो बहुत शॉर्ट है। ये बात दरअसल ये है कि देखिए 9th रिव्यू भी काफ़ी हद तक डिले हो चुका है और लगता यह कि तकरीबन 2 महीने का डिले मिनिमम है। बात दरअसल ये कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में अगरचे हमने 22 प्रोग्राम्स में गए हैं, तो ये प्रोग्राम की अहमियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि माशी हालात बहुत हद से ज़्यादा खराब हैं और ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि अगर बाहर से इनफ्लोज में इजाफा नहीं हुआ तो वक्त आने पर हमें कर्जों की वापसी में दिक्कत जरूर होगी, which will tantamount to a default situation। शुक्रिया बादशाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।